हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करते हैं BSSC CGL 3 का जो वैकेंसी आया हुआ है वह प्रतिदिन आप लोगों को बताया था कि एक सेट लेकर आपके साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आज मैं उसका दूसरा सेट लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है। तो मैं बता दूं कि इसका जो तीसरा तत्व होता है वो आपका होता है सी, यानी ए नंबर पहले ऑप्शन देखिएगा सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम और डी बेरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम होता है दोस्तों, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। यानी कि इसमें आपको पता होगा कि इसमें तीन चीजें NPK आप नाम सुने होंगे, NPK, यानी इसका अनुपात होता है 4:2:1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। जैसे देखिएगा इसका थोड़ा सा यदि एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लें तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम का मुख्य कार्य पौधों में सूखे के झटके से बचाना होता है, भूसे में चमक लाना, तने में मजबूती प्रदान करना, कीट एवं रोगों के प्रति सहन करने की क्षमता प्रदान करना पोटेशियम का काम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन, पौधों में हरा रंग, निर्माण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, पत्तियों में सरसता लाना, पौधों के विकास में मदद करना, फसल पकने की अवधि बढ़ा देना, प्रोटीन निर्माण में सहायक। ये किसका काम है दोस्तों, ये नाइट्रोजन का काम होता है। और यदि बात करें फास्फोरस की तो ये पौधों की जड़ों का विकास करता है, फैलाव को बढ़ाता है, पौधे में आकार प्रदान करना, दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण एवं संख्या बढ़ाना, पौधों में कलियों, फूलों, बीजों, फलों के विकास में मदद करना, भूसे की तलना में दाने के अनुपात को बढ़ाना, ये फास्फोरस का मुख्य काम है दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का है क्या, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों, ठीक है, इसको टम्बलर्स को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे। बाहरी मग्गे पर ठंडा पानी डालकर, अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर, उसके बाद दोनों मग्गों को ठंडे पानी में रखकर और ठंडे पानी के उपयोग से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यानी इसके यदि हम लोग देख लें तो ये ऑप्शन नंबर बी, अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शीतलता और उष्णता की अनुभूति का जो कारण है वही ऊष्मा कहलाता है। जब किसी वस्तु में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी वस्तु में ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है तो उस वस्तुओं के अणु की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी अणुओं की गति जो है वो तेज हो जाती है। अगर हम वस्तु को स्पर्श करें तो पहले की अपेक्षा वस्तु अधिक गर्म मालूम पड़ती है, यानी उसका तापमान बढ़ जाता है। इसके विपरीत अगर हम वस्तु में से ऊष्मा की कुछ मात्रा निकाल दें तो उसके अणुओं की गति मंद हो जाती है, फलतः वस्तु हमें ठंडी मालूम पड़ती है, उसका तापमान घट जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर का सवाल है, यदि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। तो ऑप्शन सुनिएगा, न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनि और डी कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, कोपरनिकस होगा। यानी कोपरनिकस जो है सबसे पहले ये बताया था। यानी इसका एक्सप्लेनेशन यदि हम लोग देख लें तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। सूर्य के बारे में यदि देख ले तो इसमें 71% हाइड्रोजन और 2.5% जो है हीलियम होता है और अन्य तत्व होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद सूर्य 250 मिलियन वर्षों में केंद्र का एक पूरा चक्कर लगाता है। इस समय को कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं। कोरोना एक्स रे उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कोरोना से कौन सा रे निकलता है, तो एक्स रे निकलता है। और एक्स रे के बारे में सबसे पहले WC रॉन्टजन ने बताया था। चलिए उसके बाद हम लोग चौथा नंबर का सवाल देखते हैं।
महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? ये सूर्य के प्रभाव से, बी पृथ्वी की घूर्णन गति से, सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, और डी गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ऐसा देखा जाता है, यानी समुद्री महासागरों में ज्वार भाटा आता है। यानी चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहा जाता है। चलिए बस इसमें इतना देखिए। उसके बाद देखिए 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। गांव में एक बड़े पात्र में दही को भिगोकर मक्खन बनाया जाता है, मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो ए विसरण, बी निस्तारण, सी अपकेंद्रण और डी अपोहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगन, यानी अपकेंद्रण। यानी अपकेंद्रण इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये 5 नंबर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। यदि हम लोग देख लें 5 नंबर का एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिएगा अपकेंद्रीय बल किसको कहते हैं? अजरूतीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छद्म बल या जरूतीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? एक ऐसा जरूतीय बल या छद्म बल है, चूंकि घूमते निकाय में त्वरण होता है इसलिए इस प्रकार के बल का अनुभव होता है। इस बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। यानी सेंट्रीफ्यूग एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हल्के और भारी कणों को पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार के यंत्र के उदाहरण है अपकेंद्रीय शोषक, क्रीम निकालने की मशीन, अपकेंद्र पंप। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखिएगा 6 नंबर का। 6 नंबर का सवाल है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, बी ऊर्जा संरक्षण, सी रैखिक संवेग संरक्षण और डी कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रेखीय संवेग संरक्षण इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग 7 नंबर का बात कर ले। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में सही कथन होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान एवं भार दोनों शून्य हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ए नंबर ही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ए न्यूटन, बी कैप्लर, सी गैलीलियो और डी कॉपरनिकस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 8 नंबर का बी, यानी कि ये कैप्लर सही होगा। यानी 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए दोस्तों, सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा इसमें कूट सजाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मैनोमीटर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। मैनोमीटर गैसों के दाब को मापता है, गैस का दाब यानी ए का 2 हो जाएगा। फेदोमीटर गहराई मापने का, समुद्र की गहराई यानी कि फिर बी का 1 हो जाएगा। क्रायोमीटर का मतलब होता है सी, यानी कि ताप मापने का। डेजीमीटर से क्या होता है? गैस का घनत्व मापते हैं, यानी कि देखिएगा डी नंबर का 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बिल्कुल सही होगा। चलिए इसको क्या मार दीजिएगा? इसका राइट आंसर ए मारिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम प्रकाश वाली होती है? पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, दृश्य प्रकाश और गामा किरणें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अवरक्त किरणें। ठीक है, 11 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है ए आयाम पर, बी आवृत्ति पर, सी तरंग दैर्ध्य पर और डी चाल पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः श्रेणी संबद्ध होता है, समानांतर संबद्ध होता है, श्रेणी और समांतर संबंधों का संयोग होता है। और डी नंबर प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंध और अन्यत्र समांतर संबंध होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी घरेलू परिपथ में जो है वो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सिर्फ फ्यूज जो है वो श्रेणी क्रम में रहता है। उसके बाद 13 नंबर का सवाल को देखिएगा दोस्तों। 13 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ए नंबर प्रेरक, बी डायनेमो, सी ट्रांसफॉर्मर और डी मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी मोटर होगा दोस्तों। ठीक है, वहीं पर यदि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहता तो वहां पर डायनेमो होता। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को क्या कहा जाता है? ए चिप, बी बाइट, सी बग और डी बीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कंप्यूटर की गलती को बग कहा जाता है। राइट सी होगा दोस्तों। ठीक है, 15 नंबर का सवाल देखिएगा, एक कंप्यूटर के स्मृति को प्राय किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बाइनरी अंक, 8 दशमलव पद्धति वाले अंक, 2 बाइनरी अंक, 2 दशमलव अंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर होगा 8 बाइनरी अंक, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल। 16 नंबर सवाल कर रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। द्रव्यमान शून्य होता है, भार अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है जबकि भार शून्य होता है। उसके बाद देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर कह रहा है कि घन मेटल किसकी मिश्र धातु है? घन मेटल निकेल, टीन और तांबा, तांबा फास्फोरस और निकेल, मैग्नीज फास्फोरस और निकेल, तांबा टीन और जिंक। इसका राइट आंसर है तांबा टीन और जिंक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया दोस्तों। 18 नंबर का सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है? एथिल अल्कोहल, एमिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मिथाइल अल्कोहल जो है पीने से आंख अंधा हो जाता है, यानी कि अंधत्व आता है। उसके बाद भारी जल एक प्रकार का क्या है? शीतलक है, मंदक है, अयस्क है, ईंधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एक प्रकार का मंदक है। यानी भारी जल का आविष्कार किसने किया था? यूरे ने किया था। इसमें जल के कितने अणु होते हैं? 20 अणु होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चार्विक ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने और न्यूटन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। उसके बाद 21 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणु चुंबकीय है? लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी राइट नंबर सी, ऑक्सीजन एक अणु चुंबकीय पदार्थ है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बिजली की सबसे अच्छी जो है सबसे अधिक सुचालक क्या है? चांदी है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल देखिएगा 23 नंबर का, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और यदि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाए तो इसको उल्टा दीजिएगा, 4.7 लिखिएगा। ठीक है, और रक्त जो है इसके बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। और ये 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। और इसमें ओ ग्रुप का खोज जो है डी कैस्टेलो नामक वैज्ञानिक ने किया था। इतनी सारी बातें आप जरूर जानिए। ठीक है, दूध निम्न का उदाहरण है? ए निलंबन, बी जैल, सी पायस और डी झाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी पायस का उदाहरण है। इसका हो जाएगा सी, इसका भी सी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कौन सा तत्व उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, यानी क्लोरीन जो है ये उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नाभिक का आकार होता है 10 पर पावर -15 मीटर,
बी 10 पर -5 मीटर, सी 10 पर पावर -9 मीटर और डी 10 पर पावर -15 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है, ए लाल, बी काला, सी श्वेत और डी पीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लाल हो जाता है। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पत्र लाल हो जाता है। उसके बाद देखिएगा यह मिलान करना है। चलिए इसमें देखिएगा मलेरिया, मलेरिया क्या हो जाएगा, चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है मलेरिया, है ना। 28 नंबर का क्वेश्चन, 28 का क्या हो जाएगा, ए का 5। मलेरिया रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है और फाइलेरिया किसको प्रभावित करता है, लसिका ग्रंथि को। एनसीफिलाटाइस ये जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ल्यूकेमिया जो है ये बोन मैरो को प्रभावित करता है। यानी इस प्रकार यदि इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ए कान, बी मस्तिष्क, बी सी आंख और डी पेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग से। ठीक है, उसके बाद शरीर में ऊतकों का निर्माण वसा फैट से होता है, वसा या फैट से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन से होता है, विटामिन से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि प्रोटीन से होता है। सी यानी शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। उसके बाद लार किसके पाचन में सहायक होता है, ये स्टार्च, बी प्रोटीन, सी रेसे और डी वसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्टार्च से होता है। यानी लार किसके पाचन में सहायक होता है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद देखिएगा 32 नंबर का सवाल, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, ए अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। राइट आंसर सी होगा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 नंबर और 2 नंबर करेक्ट होगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और 1 और 2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा हमारी जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, पार्श्व भाग, अग्र भाग, पश्च भाग, मध्य भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये अग्र भाग होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, अग्र भाग होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी में भी पूछा गया था। चलिए अगर हम देखें इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें तो जीभा स्वाद के उद्दीपनों को ग्रहण करती है। इसमें छोटी छोटी कलिकाएं होती है जिसमें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। जीभा का जो किनारा होता है, किनारे पर स्थित स्वाद कलिकाएं खट्टापन, यानी जीभा का किनारा भाग खट्टापन, आधार का कड़वापन, शीर्ष तथा पार्श्व की क्षारीय स्वाद और शीर्ष जो है मीठेपन का अनुभव करती है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ए नाइट्रोजन, बी एस और सी एस बी और डी बी आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आई, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा निम्न में कौन सा यौगिक है, निम्न में कौन सा यौगिक है, यानी 36 नंबर का सवाल, निम्न में कौन सा यौगिक है। तो क्या ऑप्शन देखिएगा, संगमरमर, बी पीतल, सी ग्रेफाइट और डी पेट्रोलियम कोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, संगमरमर एक यौगिक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सजाना है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चांदी को देखिएगा, आप जानते हैं चांदी को ये जी कहते हैं, सोना को क्या कहते हैं, ये यू कहते हैं, पारा को क्या कहते हैं, एच जी कहते हैं और शीशा को पीवी, यानी इसके सिंबल सजाना था। तो आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यानी कि देखिएगा एक बार फिर से यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ए का 2 होगा। देखिए ए का 2 कहाँ है,
तो ए का 2 देखिए बी नंबर में है, ठीक है। बी नंबर का क्या होगा, 4 नंबर होगा, बी नंबर का 4 नंबर। पारा जो है सी का 5 हो जाएगा, सी का 5 है और डी का 1 है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिएगा 38 नंबर का मानव समूह संबंधित है, यह क्लास कार्डेटा में वर्ग प्राइमेट से है, यह फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से है और यह फाइलम मैमेलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से है और डी है यह फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए उसके बाद देखिएगा 39 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है, ए डेंगू, फाइलेरियासिस, मलेरिया, नेत्रालु व्याधि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। उसके बाद देखिए जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, वस्तु का घनत्व होगा, वस्तु का घनत्व क्या होगा दोस्तों, तो वस्तु का घनत्व हो जाएगा 5, वस्तु का घनत्व क्या होगा 5 होगा, ठीक है। उसके बाद बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई 4 माइक्रोन, 0.4 माइक्रोन, 0.04 माइक्रोन, 0.004 माइक्रोन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 0.4 माइक्रोन होता है। उसके बाद देखिए 42 नंबर का सवाल, 42 नंबर का सवाल है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या कम हो जाती है, इसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है या संकोचित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। उसके बाद एमरी है, देखिए अगला सवाल है एमरी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अशुद्ध कोरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड, तो एमरी किसको कहा जाता है, अशुद्ध कोरंडम को और आयरन ऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहा जाता है, एमरी कहा जाता है। 44 नंबर में देखिएगा निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक है, क्लोरोफॉर्म, जल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्लोरोफॉर्म होगा, यानी निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म है। चलिए उसके बाद देखिएगा 45 नंबर का सवाल, इसमें देखिएगा क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीवेक प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव यानी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है, ए चेचक, बी तपेदिक, सी हैजा और डी स्कर्वी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक यानी टीबी। उसके बाद देखिएगा 47 नंबर, पौधों के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक नहीं है की बात की गई है, तो ये बोरॉन, बी क्लोरीन, सी कोबाल्ट और डी मोलिब्डेनियम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा दोस्तों कोबाल्ट। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद 48 नंबर का सवाल देखिएगा, पौधे मृदा से अपना भोजन प्राय किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, ए विलियन, बी कोलाइडल अवस्था, सी गैसीय अवस्था, डी ठोस अवस्था, तो इसका राइट आंसर 48 नंबर का क्या हो जाएगा, 48 नंबर का ए हो जाएगा दोस्तों विलियन, ठीक है। पौधे मृदा से अपना भोजन विलियन अवस्था में प्राप्त करते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि हीरे का खनिजीय बनावट इनमें कौन सा है, जस्ता, निकेल, नाइट्रोजन और कार्बन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन होगा। हीरे का खनिजीय बनावट जो है ये क्या होता है, ये कौन सा होता है, तो कार्बन होता है। उसके बाद देखिएगा 50 नंबर का सवाल, 50 नंबर, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है ध्वनि तुरंत सुनाई देती है और जो है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ये उसके बाद सी नंबर देखिए, ये टीवी कंपनी पर निर्भर करता है, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार आज भी हम लोग 50 प्रश्नों को देखें तो निश्चित रूप से
हम लोग 20 से 25 मिनट में 50 सवाल को देख लेते हैं, जहां जरूरी पड़ता है वहां एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा ये सीरीज आपको अच्छा लगा, आपके लिए लाभदायक होगा, तो निश्चित रूप से लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ एक यदि विशेष सूचना आपके लिए है कि यदि सचिवालय को लेकर के 67वीं बीपीएससी को लेकर के आप यदि तैयारी बहुत ही तन मन धन से कर रहे हैं, तो हमारे लाइव सेशन से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये लाइव 8 बजे प्रतिदिन सुबह जो है लाइव क्लास करवाया जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे लाइव सेशन से आप जरूर जुड़िए। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।